Okay, good afternoon everyone. Good afternoon and welcome to this session. So last class में आपको याद होगा we found out the method for finding out components of a vector, right? हमने component of a vector कैसे निकालेंगे हम लोगों ने समझा. I had given you an algorithm to do it. I hope आप सबको अभी वो process याद हो चुका होगा कि करना क्या है. किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी लाइन पे या सरफेस पे जब हमें वेक्टर निकालनी है तो हमें सबसे पहले वेक्टर के टेल को उस सरफेस पे आके लगा देना है. And then we have to find out, then we have to draw a perpendicular from the head of the vector on the line, and then we need to find out the component of that particular vector. ये हम लोगों ने समझा था, ठीक है ना. अब आप देखें इस चीज को ध्यान से, मैं आपको एक बताता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी. देखिए, सपोज इफ आई से दिस, ध्यान से सुनिएगा. सपोज मैं आपको आई एम गिविंग यू अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस. सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा है. सपोज आई गिव यू अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस. समझे? सपोज आई गिव यू अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस. ऐसा दिया मैंने आपको वेक्टर, ठीक है, और मुझे इसके कंपोनेंट निकालने हैं. तो प्रोसेस मैंने आपको बताया था क्या होगा. प्लीज वर्क अलोंग विथ मी एंड गेट द प्रोसेस. ठीक है, मुझे इस वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन द सेम लाइन समथिंग लाइक इट. ऐसा मैंने इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, राइट. ये आपको समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट आई डिड. अभी देखिए, इस वेक्टर के मुझे दो कंपोनेंट निकालने हैं. अभी ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा सरफेस है, सरफेस को मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ. तो मुझे कौन से कंपोनेंट निकालने में यहाँ पे इंटरेस्ट होगा. देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा है, तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट इधर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है. दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. आई अंडरस्टैंड इट, राइट. दिस इज वर्टिकल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने. दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. ये अपने को समझ में आता है. तो यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल निकालने में हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपोनेंट दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा वेक्टर, ठीक है ना. अब तो फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर. ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर. तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो पैरेलल इज सॉरी अलोंग द सरफेस, दिस इज द पैरेलल, ये लाइन ये है. और परपेंडिकुलर जो लाइन है वो मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये पैरेलल लाइन है, इसको मैं पैरेलल लिखता हूँ और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा. दिस इज द परपेंडिकुलर दैट आई एम हैविंग, ठीक है ना. अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे मुझे कंपोनेंट निकालने. ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा फ्रॉम अल्टरनेट एंगल्स. अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से. देखो, जो हमने कल सीखा है उसी का एक्सटेंशन में बता रहा हूँ. देखो, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचू, फील करना, अलोंग पैरेलल एक्सिस पे, और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर खींचू along the perpendicular axis. ये पैरेलल था और ये परपेंडिकुलर था, राइट. दिस इज माय परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट. परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन या सरफेस, जैसा बोल लो आप, ठीक है ना. तो मैंने क्या किया, मैंने टिप से ये पैरेलल के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा और इस परपेंडिकुलर के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है. दिस इज व्हाट आई डिड. अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो. ये जो वेक्टर है, ये होगा along द पैरेलल जो वेक्टर है. और दूसरा मैं बना रहा हूं, यहां पे फील करना, this is along the perpendicular direction जो वेक्टर. This gives us better clarity as compared to the discussion that we had yesterday. Yesterday हम लोग क्या किए थे, हम लोग ये वाला वेक्टर को यहाँ पे बना रहे थे by using triangle rule, अगर आपको याद होगा. लेकिन जब हम पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट खींचते हैं तो समझने वाली बात यह है कि जिस पॉइंट पे हम वेक्टर को ले जाके सरफेस के साथ या लाइन के साथ मिला देते हैं,
क्योंकि लाइन को टच करना चाहिए उस सॉरी वेक्टर को टच करना चाहिए उस लाइन को या सरफेस को, जहां पे हम उसे टच कराते हैं वहीं से हम पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस डिसाइड करते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है, फील करना मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट बिकम्स माय ओरिजिन। क्या ये क्लैरिटी आ रही है? ओरिजिन ऑफ दिस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। और अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी करूंगा तो जिस पॉइंट पे सरफेस पे वो हिट करेगा या उसको जाके हम वेक्टर को अरेंज करेंगे उसके टेल को, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वेक्टर विद द सरफेस, वो बन जाता है हमारा ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, विच कैन बी पैरेलल और परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? क्या मेरी बात समझ में आई है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, सुने ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वेक्टर को जब आप उस सरफेस के वेक्टर का टेल को उस सरफेस के साथ जाके टच करा दोगे, तो जिस पॉइंट पे वेक्टर का टेल टच कर रहा है सरफेस को, वो पॉइंट क्या बन जाएगा? वो पॉइंट बन जाएगा आपका ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब हमने देखो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस डिसाइड किया था, दैट कैन बी ईदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और पैरेलल परपेंडिकुलर। क्या हमने ये डिसाइड किया था? तो यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिसाइड्स वर्टिकल एंड उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल आता है, और सरफेस डिसाइड्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए थे, ये रेड कलर के वेक्टर। मान लो रेड कलर के वेक्टर का मैं एक नाम देता हूं, लेट अस से इट इज ए वेक्टर। तो ये भी मेरा ए वेक्टर ही था। तो इसके दो कंपोनेंट बने, एक बना अलोंग पैरेलल एक्सिस व्हिच इज अलोंग द सरफेस, और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो कंपोनेंट बना ये अलोंग द पैरेलल है, और ये जो कंपोनेंट बना परपेंडिकुलर वो अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो जब मैं ये वाला वेक्टर चूज करता हूं, सुनो ध्यान से, दिस एंड दिस, व्हेन आई चूज दीज टू, देन द interpretation as well as the analysis or as the visualization becomes more and more clear as to एक हो गया along the parallel और एक हो गया along the perpendicular है। जो कल हमने डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंशन है ये ज्यादा और विजुअलाइजेशन में क्लैरिटी देता है। क्या आपको समझ में आई बात? क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? बोलना पड़ेगा। डिड यू गॉट इट? देखो, ओके ओके, नो इशू। देखो एक एग्जांपल लो, अपने आप समझ में आएगी। सुनो ध्यान से, देखो एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो। ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको 100% क्लैरिटी लेनी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। देखो सपोज, सुनो ध्यान से, सपोज ये एक वॉल है, और इस वॉल से यहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है, एक रस्सी इस एंड से बंधी हुई है, और रस्सी जो है, रस्सी कुछ इस प्रकार गई हुई है ऐसे। ठीक है, इस रस्सी में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है विच यू नो, और रस्सी में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। इस रस्सी में एक 10 न्यूटन का टेंशन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। ये 10 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन का टेंशन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। ये रस्सी है, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अभी आपको इसका ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल दिया गया है, सपोज आई से दिस इज गिवन एज 37 डिग्री। तो अभी आपको ये वॉल है, वॉल है तो आपको पता है कि दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन। आई नो दिस, राइट? तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सुनो, मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहाँ पे सुनना, इस केस के लिए बताना, इस केस के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल या पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, कौन से एक्सेस सिस्टम हमें चूज करने चाहिए इस सिचुएशन के लिए, अगर मुझे इस फोर्स के कंपोनेंट निकालने हैं तो? I need a I need a I need a good understanding. So do not be in a hurry to answer. Think about it. देखो अभी तक किसी ने मैं जो चाहता हूँ वो आंसर नहीं दिया। ओके ओके ओके, मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्यों? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्यों? अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्यों? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्यों?
ओके देखो इसका सही आंसर क्या है, सुनो ध्यान से, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको समझ में आएगी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इनमें से कोई भी एक ले लो। क्यों? अगर मैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लूंगा, सुनना ध्यान से, हाँ जी इज प्रेजेंट बराबर है। अगर मैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लूंगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कैसा होगा एक्सिस सिस्टम मेरा, ये देखो, ये मेरा पैरेलल होगा, पैरेलल टू द सरफेस, और ये मेरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज पैरेलल टू द सरफेस। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लूं, उसको भी मैं इसी के साथ दिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से, इससे दिखा रहा हूं। दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहाँ पे कोई भी एक्सिस लो भाई, दोनों सेम ही एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें आप कुछ भी लो, सेम ही एक्सिस आ रहा है ना। तो आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोला था, इट्स नॉट एन एरर, बट इसमें सही बच्चे से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कोई एटलीस्ट एक या दो बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसा सोच के बोले कि सर दोनों में से कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में। बट वैसा आंसर किसी का भी नहीं आया। डिड यू गेट अ क्लैरिटी? इसमें मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लूं या पैरेलल परपेंडिकुलर लूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे वही कंपोनेंट्स मिलेंगे। यस और नो? कुछ नहीं आया, आया कि नहीं? समझ आई बात एवरीबॉडी? अब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, इस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर खींचूंगा इस एक्सिस के ऊपर, और इस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर खींचूंगा इस एक्सिस के ऊपर। मतलब हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर, वर्टिकल या पैरेलल, किसी के, इन दोनों के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, क्या क्लैरिटी है ये? तो अब क्या करेंगे, ये 20 न्यूटन है, सुनो ध्यान से अब जो मैं बोल रहा हूँ, सुनना। ये 20 न्यूटन है, 37 डिग्री, 37 डिग्री के पास वाला एक्सिस कौन सा है, ये। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, 20 cos 37। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 sin 37। जो एंगल प्रोवाइडेड रहता है उसके साइड वाला जो एक्सेस होता है, मतलब एंगल के पास वाला जो एक्सेस होता है, उसमें कॉस आएगा उस एंगल का, और इस एंगल से दूर वाला जो एक्सेस है, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में जो दूर वाला एक्सेस होगा, उसमें साइन 37 डिग्री आ रहा है, बिकॉज ये एंगल 37 डिग्री है। वैसे आप चाहो तो कॉस थीटा करके देख लो, साइन थीटा करके देख लो, वही आंसर मिलेगा। अगर आप ये ट्रिक जो है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया। कैसे लिखा मैंने डायरेक्ट, सुनो ध्यान से, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा कि कौन सा एक्सेस, ये एंगल जो 37 डिग्री है इसके सामने है, क्या वो वर्टिकल एक्सेस है? कौन सा एक्सेस इसके सामने है? कौन सा एक्सेस ये एंगल 37 डिग्री के सामने है, क्या ये वर्टिकल या पैरेलल वाला एक्सेस है? हाँ, तो वहां पे जो इस 20 का जो रिजॉल्व पार्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 20 cos 37। और कौन सा एक्सेस इस एंगल के दूर है, वो है ये परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेस। इसमें जो 20 का जो रिजॉल्व पार्ट होगा, वो हो जाएगा 20 sin 37। ये आप बेसिक से करोगे तब भी आपको वही मिलेगा। मान लो आपने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, ये अपना ओरिजिन है, मान लो ये पॉइंट ए ले रहा हूं, ये पॉइंट बी ले रहा हूं, फील करें। अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी के ऊपर देखें ध्यान से, ध्यान सुनना, ये हर बार आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक स्टेज के बाद ये सब चीजें ओरली हो जानी चाहिए, खट खट खट, ये cos थीटा, ये sin थीटा, समझ में आया? ट्रायंगल ओएबी में क्या होगा, ध्यान सुनना, ट्रायंगल ओएबी में अगर मैं cos 37 डिग्री करूं, cos 37 डिग्री विल बी बेस व्हिच इज ओबी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बीसी। तो ओबी की वैल्यू आ जाएगी 20 cos 37। क्या वही मैंने लिख दिया था विदाउट डूइंग दिस? आर यू गेटिंग द यूटिलिटी ऑफ दिस? और अगर मैं sin 37 डिग्री करूंगा, देन व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज AB अपॉन 20। तो इससे मुझे AB की वैल्यू मिलेगी 20 sin 37। क्या आपको लगता है कि वो मैंने बिना ये ट्रायंगल, बिना ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाए मैंने कर दिया? सो वर्थ है, वर्थ है अंडरस्टैंड करना। क्या क्लैरिटी है? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, दिस इज OA, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज OA। क्या क्लैरिटी है? ये OA अपॉन 20 और AB अपॉन 20। क्या क्लैरिटी है? ये क्या क्लैरिटी है? ये तो क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है कि जो भी एंगल है, जो भी एंगल थीटा प्रोवाइडेड है, उसके पास वाला जो भी एक्सिस है, वहां पे वेक्टर का जो रिजॉल्व पार्ट रहेगा वो हमेशा cos ऑफ थीटा आएगा,
और जो दूर वाला एक्सिस है उस एंगल से, उसमें आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? इसको याद रखो, आप इसमें अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड इट? डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्या आपको ये बात समझ में आएगी? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ठीक है। चलो देखो, अभी इसको देखो, देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो तुम और एग्जांपल लो, अपने आप समझ में आएगा। सपोज मैंने ये ग्राउंड लिया है, सुनना, ये ग्राउंड लिया है और ग्राउंड में मान लो यहाँ पे एक ऐसा ऐसा नेल, एक ऐसा अंदर है, इस नेल पे आपने एक रस्सी फंसा दी है और इस रस्सी को आप ऐसे खींच रहे हो। सपोज इट इज यू हु इज पुलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस फिजिकल सिचुएशन। आप इसको खींच रहे हो, आप इसको खींच रहे हो एंगल 45 डिग्री में, और इसकी जो वैल्यू है वो है 40√2 न्यूटन। इतना फोर्स आप लगा रहे हो, तो इधर जो वेक्टर है टेंशन फोर्स का, वो ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर समझो, इसको फील करो। ठीक है, अब इस फोर्स के आपको दो कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, इस फोर्स के आपको दो कंपोनेंट करने हैं। सबसे पहला चीज आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा सिस्टम लेना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेना है या पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लेना है। कौन सा लोगे पहला ये डिसाइड करो। आपको करना है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको करना है कौन सा फॉर्मेट लोगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे, आपका आंसर होना चाहिए ये। ठीक है, बोथ आर सेम, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दैट। नाउ आपको ये दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं, आपको ये दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं, निकालो, निकालो दोनों कंपोनेंट। तो ये आपका एक्सेस सिस्टम हो गया, ध्यान से देखो। ठीक है, लेट अस से दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। आप इसको पैरेलल एंड परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, दिस इज पैरेलल एज वेल एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप इसके कंपोनेंट्स निकालो, सब लोग फील करो। गुड, ये देखो, इस वेक्टर के हेड से आपको एक परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचनी पड़ेगी और आपको एक परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचनी पड़ेगी। दोनों एक्सेस के ऊपर आप परपेंडिकुलर खींचोगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच यू। क्या आपको ये फील आई क्या? सब लोग बोले। भाई साहब, चैप्टर खराब नहीं करने का है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये चैप्टर खराब हो गया मतलब तुम्हारे दुख भरे दिन शुरू हो गए, मैं बता रहा हूं। ये चैप्टर खराब नहीं करने का है, मैं 50 बार बताऊंगा, बट ये चैप्टर 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ही आप किनेमेटिक्स में घुसोगे यही सब चीजें आपको दिखेंगी। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा उतना अच्छा आपका फिजिक्स होगा। फिजिक्स इज बैड बिकॉज वेक्टर्स इज ऑसम और ऑफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, आइए, क्या हो जाएगा अब देखो, मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इस 45 डिग्री के पास वाला एक्सिस ये है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 40√2। फील करें, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 40√2 कॉस ऑफ 45 डिग्री। आप कॉस ऑफ 45 डिग्री वैल्यू जानते हो। ये वाली जो एक्सिस है वर्टिकल, ये इस एंगल से दूर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40√2 साइन ऑफ 45 डिग्री। क्या चमका है? 40√2 साइन ऑफ 45 डिग्री। क्या चमका है? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्लियर है? क्लियर है? पक्का समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट। फील आई ना दोस्तों? फील आई? लगा पाओगे अकल, है ना? ये देखो, ये एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग है, ये डिफरेंट फ्लोर्स हैं। ठीक है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से भाई साहब आपने क्या किया, आपने एक गेंद उछाला, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो एंगल था, ये एंगल था 37 डिग्री का। ठीक है,
आपको ये वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकंड, याद रखना ये कौन सा वेक्टर है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये कौन सा वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। आपको इस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं, कौन से मैं बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं इस वेक्टर के, जल्दी बताओ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं इस वेक्टर के, जल्दी बताओ, जो मेथड सिखाया है उसको यूज करो, ओरल मतलब cos थीटा sin थीटा लगा के मत करना, जो सिखाया है उसको यूज करो प्लीज, क्योंकि आपको उसे मास्टर करना है, जो सिखाया है उसको यूज करो प्लीज। देखो ये जो एक्सेस है, ये और ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये मेरा वर्टिकल एक्सेस है, अपने को ये समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो, यस सर बिल्कुल सही है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है। इज एवरीवन विद मी, कोई दिक्कत नहीं है, 6 एंड 8 बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुने ध्यान से, मैंने जो तरीका बोला है वही तरीका से निकाला है ना, दैट्स व्हाट इज माय आस्क, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सीख रहे हो, या फिर ज्यादा होशियारी करके वही cos थीटा sin थीटा करके कर रहे हो, अगर होशियारी करके कर रहे हो तो बंद करो, जो मेथड बताया उससे करो, दैट आई वांट यू टू डू। ये देखो इसकी वैल्यू 10 है, यार यहाँ पे थोड़ा सा किचबिच हो रहा है, एक सेकंड रुक जाए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ, देख ये इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, इसको मैं रेड कलर से ऐसे बना दे रहा हूँ, देख ध्यान से, ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कितना होगा, देख ये एंगल 37 डिग्री है, क्या ये 10 के पास वाला एक्सेस के साथ एंगल है, तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा 10 cos 37 डिग्री, क्या चमका है, क्या ये सबको समझ में आया है, 10 cos 37 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, क्या ये सबका आया है, ओरली, यस यस ओरली होना चाहिए, ओरली होना चाहिए, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37, ओरली होना चाहिए, क्या क्लैरिटी है ये। अब ये जो केसेस है, फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी फेंका, ये सब चीजें देखो मैं वेक्टर के साथ ही तुम्हें डील करवा रहा हूँ, और वेक्टर अलग अलग एंगल पे है, अकॉर्डिंगली मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होगा ये हमें समझ में आता है, ठीक है ना। एक और सवाल करो, देखो फील आएगी तुम्हें। देखो मान लो ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन समझते हो ना, इसका एंगल है 37 डिग्री, यहां से भाई साहब एक गेंद फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम हियर एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, नहीं 37 नहीं, 53 डिग्री, ठीक है। सुनना, आपको ये वेलोसिटी वेक्टर है, सुनना आपको निकालना है, फाइंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, पहला काम आपको ये करना है, जब ये निकल जाए तो दूसरा काम आपको करना है, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। क्या आप निकाल सकते हो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस, मुझे निराश मत करना, सही तरीके से अक्कल लगा के सॉल्व करो, दोनों कंपोनेंट मुझे चाहिए, और अभी अक्कल लगा के बोलो क्या ये दोनों कंपोनेंट सेम होंगे या अलग अलग होंगे। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, 1 मिनट का समय है आपके पास, सोचो, 2 मिनट का समय लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ के बोलो, कोई हड़बड़ी नहीं है, सोच समझ के बोलो। यू आर डूइंग फिजिक्स, मैं वहां पे नहीं रहूंगा तुम्हें रोकने के लिए हर बार या बोलने के लिए हिंट देने के लिए, यू नीड टू अप्लाई योर माइंड एंड डू इट प्रॉपरली, प्लीज। हड़बड़ी मत करो, मुझे हड़बड़ी में आंसर नहीं चाहिए, सोचा समझा हुआ आंसर चाहिए मुझे। नाउ प्लीज वर्क एंड गिव मी द आंसर, हड़बड़ी मत करो। इट इज नॉट एनी स्टैटिक फैक्ट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम बोलो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का नाम बोलो, ये ऐसा तुम्हारा ब्रेन में कितना स्टोर है वो नहीं पूछा जा रहा है, अक्ल लगानी है, बताओ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, थिंक एवरीवन, मुझे सही आंसर चाहिए, एकदम तबियत से ये डायग्राम बनाओ और प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बनाओ, पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाओ और अपने आंसर दो।
Okay, first what I will do, first I will find out पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में एक एक्सेस बनानी पड़ेगी। ये है मेरा परपेंडिकुलर एक्सेस, सब लोग देखें, और मेरा जो पैरेलल एक्सिस है वो होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ये मेरा पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। मैं पहले पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बना रहा हूं, फिर मैं बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सब लोग एग्री करते हो, ये सबने बना लिया, वेरी गुड, मुझे बहुत लोगों के आंसर मिल रहे हैं, गुड। नाउ व्हाट आई विल डू, इसके हेड से, इस वेक्टर के हेड से, क्योंकि टेल यहाँ पे है, मुझे वरी करने का नहीं है, ओरिजिन पे टेल आ गया, मैंने ओरिजिन यहाँ पे बना दिया अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी इसके हेड से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा पैरेलल के ऊपर, पैरेलल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पैरेलल एक्सेस के ऊपर, और इसके हेड से मैं परपेंडिकुलर एक्सेस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, ऐसे। अब तुम मुझे बताओगे ये 20 है, सब लोग बताएंगे जो मैंने ट्रिक दिया है, मुझे ये वाली लंबाई चाहिए और मुझे ये वाली लंबाई चाहिए। तो अलोंग द पैरेलल एक्सिस की जो लंबाई होगी ये कितनी होगी, क्या ये एंगल किस एक्सिस के करीब है, पैरेलल एक्सिस के करीब। बिना कुछ किए क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 cos 53 डिग्री। 20 cos 53 डिग्री आप निकाल सकते हो, cos 53 मतलब sin 37, which will be equal to 20 into 3/5। I hope everybody is getting it। कल मैंने आपको ये रटने के लिए बोला था, I hope everybody has rectified it। 12 मीटर पर सेकेंड आ गया along the parallel axis वाला कंपोनेंट, yes और no? Yes sir। और ये जो वर्टिकल एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा along the perpendicular axis, सॉरी, वो कितना होगा बोलो, वो कितना होगा 20। देखो ये 53 डिग्री करीब वाला एक्सेस, करीब वाला है, ये दूर वाला कौन सा है, दूर वाला है ये परपेंडिकुलर एक्सेस, ये हो जाएगा 20 sin 53। 20 sin 53, sin 53 मतलब cos 37, which is 20 into cos 37, it's 4/5। तो आपका आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। आई होप एवरीबडी इज एबल टू डू दिस। ये सबका आंसर आया। आई नीड अ रेज ऑफ हैंड, आई नीड अ रेज ऑफ हैंड, आई नीड अ रेज ऑफ हैंड, आई नीड अ रेज ऑफ हैंड। सबका आया है? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आया हो, प्लीज। और जो मेथड मैंने बोला है उसी से किए हो, cos थीटा sin थीटा करके एक्स वाई लेके सॉल्व नहीं किए हो, वो तो हर कोई कर लेगा, तुमने क्या एक्स्ट्रा सीखा फिर, हाँ या ना? क्या क्लैरिटी है ये? आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग इट, आई होप सबको समझ में आई ये बात, समझ में आई बात। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो लेट्स नाउ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पैरेलल परपेंडिकुलर आ गया, अब मैं फिर से इसका एक और डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज मैंने एक और डायग्राम इसका बनाया, देखो यहाँ से, ये पूरा जो है ये 53 डिग्री है, ये पूरा 53 डिग्री है, हाँ या ना? दिस एंटायर थिंग इज 53 डिग्री, ये अपने को समझ में आता है, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, अब मुझे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस चाहिए, तो मैं फिर से अपने एक्सिस डिसाइड करूंगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देखो ये वर्टिकल एक्सिस है मेरा और ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्या बात है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। अब मुझे अक्कल लगा के बोलो, ये एंगल कितना है, ये एंगल क्या ये 53 माइनस 37 विच इज 16 डिग्री, क्या ये 53 माइनस 37 है? बेसिक ज्योमेट्री, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कितना है 53 माइनस 37 विच इज 16 डिग्री। प्लीज हड़बड़ी मत करो, अकल लगाओ। अब समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, बेसिक स्टेप्स वही रहेगा, ये देखो बेसिक स्टेप वही रहेगा। यहां से मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचूंगा और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। दिस इज व्हाट आई विल डू, आई हैव डन दिस। अब ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है, ये ऑरेंज कलर से मैं लेंथ बता रहा हूँ, ये है इसका रिजॉल्व पार्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, 20 थी, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, ये 20 थी, यस सर। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 20 cos 16 डिग्री, बिकॉज 16 डिग्री के पास जो एक्सेस है उस तरफ cos 16 डिग्री आता है। सो दिस वन विल बी 20 cos 16 डिग्री। cos 16 डिग्री के लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो घबराए नहीं। अगर 16 डिग्री कभी भी आ जाएगा आपको एग्जाम में, तो आपको 16 डिग्री की वैल्यू प्रोवाइडेड रहेगी। सुन लो मेरी बात, 16 डिग्री की वैल्यू प्रोवाइडेड रहेगी, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड एंगल है।
अगर 16 डिग्री प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करने के लिए देना चाहिए एग्जाम कंडीशन में, बट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कोई भी एग्जाम में प्रोवाइडेड नहीं होता है। इसका मतलब cos 16 डिग्री की वैल्यू या sin 16 डिग्री की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आई? आई कि नहीं बोलो? अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, नॉन स्टैंडर्ड सर पता कैसे चला नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू? भैया मैं बता दिया हूँ, 0, 30, 45, 60, 90, 37, 53 ये रट लो। एक और वैल्यू आता है 15 डिग्री जो मैं सिखाऊंगा आपको, जो आप निकाल सकते हो 15 डिग्री, ठीक है? 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, वो सब निकाल सकते हो, वो सब चीजें मैं आपको ग्रेजुअली बताता चलूंगा। लेकिन 37 और 53 डिग्री आपको याद रखना है, दे आर एज स्टैंडर्ड एज 0, 30, 45, 60, 90 जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ था, ठीक है? अब बोलो ये 20 cos 16 है, ये वाला पार्ट कितना हो गया? ये वाला पार्ट आ जाएगा 20 sin 16। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या आप कंपोनेंट निकालने में महारत हासिल हुई? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, कैसे निकालेंगे दोनों कंपोनेंट? क्या समझ में आए? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ ले। आई नीड टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, सो आई जस्ट वांट टू कलेक्ट जस्ट अ मैंडेट फ्रॉम यू ऑल। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन? किसी को कोई डाउट है तो उनसे भी पूछ सकता है, हाथ उठा के पूछ लो बस। चिंता मत करो, हाथ उठा के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे क्वेश्चन सबको समझ में आए। अगर तुमसे कोई किसी को कुछ सीखना होगा तो वो सब तुम्हारे क्वेश्चन सुन सकता है और समझ सकता है कि हाँ इट्स अ नाइस क्वेश्चन, या फिर अगर क्वेश्चन इजी भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अपने डाउट क्लियर करो। क्लियर है ये सबको? क्लियर है? सर हम कब कौन सा कंपोनेंट निकालें? अरे बाप रे, एक सेकंड बता रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। एक जो बच्चे ने हाथ उठाया, रुको। सर अगर सरफेस ग्राउंड से पैरेलल या परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों कंपोनेंट सेम रहेंगे ना? सरफेस ग्राउंड से, हाँ। तो ग्राउंड से पैरेलल या परपेंडिकुलर रहा सरफेस तो वो ग्राउंड वाला ही सरफेस हो गया ना। हाँ फिर सर, उसको तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैरेलल और परपेंडिकुलर से इक्वल रहेंगे। अगर तुम्हारा जो एक्सेस है वो ग्राउंड के पैरेलल है तो कुछ अलग एक्सेस की तरह उसको ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है ना। समझ में आई बात? हाँ सर। नहीं नहीं, सुन सुन सुन, मैं बताता हूँ, रुक, होल्ड कर, म्यूट, अपना हाथ नीचे कर, लोअर योर हैंड। हाँ एक और सवाल आया, रुको। हाँ बोलो राघव, क्या क्वेश्चन है? सर आपने जो 2 sin 16 थीटा का जो बताया सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे सर? एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सर ये वाला 16 थीटा वाला आपने जो एक्सप्लेन किया था सर। ये 16 डिग्री कैसे आया वो क्या? नहीं सर, आपने उसके बाद जो कुछ स्टेप्स किए सर वो मैं देख नहीं पाया सर। ठीक है, इसके लिए ही रिकॉर्डिंग है बेटा, रुक जा रुक जा, रिकॉर्डिंग है, तू देख लेना इसको फिर से रिवाइंड करके जहां से भी तू मिस आउट किया था, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ, मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए, सुनो। तो just put your hands down, I will explain this, not worry, put your hands down। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनना, इधर देखो। अभी उसने क्या बोला कि सर सपोज ये ग्राउंड है, सुनना ध्यान से, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, फील करना। तो कोई अगर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से कुछ चीज फेंकता है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से, यहां से कुछ एक चीज आप फेंक रहे हो, मान लो, एक सेकेंड, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को अलग करता हूं। मान लो यहाँ पे बच्चे ने गेंद फेंकी ऐसे, ठीक? अब देखो, आप इस सरफेस से फेंक रहे हो या ग्राउंड से फेंक रहे हो, बिकॉज ये सरफेस और ये सरफेस आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल सरफेस से भी आप फेंकोगे तो आपके लिए बेटर एक्सेस होगा क्या? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। या इस केस के लिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या पैरेलल परपेंडिकुलर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड पैरेलल परपेंडिकुलर में? वो इस टाइप के केस में आती है, जैसे मैंने इंक्लाइन प्लेन पे देखा। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड पैरेलल परपेंडिकुलर, ये दोनों कंपोनेंट्स जो वेक्टर के बने वो बिल्कुल अलग अलग बने, दे आर नॉट द सेम। बट यहाँ पे आप कुछ भी निकाल लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालो या पैरेलल परपेंडिकुलर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है एवरीवन? क्या समझ आई है मेरी बात? अब सुनो, यहाँ पे सपोज मैं बोलता हूं आपको, ये जिस एंगल से फेंका गया वर्टिकल से, ये एंगल है मान लो 37 डिग्री, और ये एंगल है, ये वेलोसिटी जो है ये है
15 मीटर पर सेकंड सपोज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं। आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लो या पैरेलल परपेंडिकुलर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कंपोनेंट्स सेम आएंगे। दिस इज व्हाट वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, हम मान लो इसको हमने लिया हॉरिजॉन्टल और इस एक्सिस को हमने लिया वर्टिकल, फील करें। अब अगर पैरेलल परपेंडिकुलर की बात सोचे तो दिस इज आल्सो पैरेलल एंड दिस इज परपेंडिकुलर, जैसा चाहो आप ले लो। अब कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से। इसके हेड से तुम परपेंडिकुलर खींचो, ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, एक परपेंडिकुलर इधर खींचा, एक परपेंडिकुलर इधर खींचा, चमका क्या? क्या बात समझ आई है? अब दोनों कंपोनेंट निकाल दो। हाँ, गुड। तो यहाँ पे किसी बच्चे ने यहाँ पे एक पॉइंट बोला है कि अगर जो सरफेस है वो सरफेस हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल सरफेस हो, तो हम पैरेलल परपेंडिकुलर निकालें या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सेम कंपोनेंट्स मिलेंगे। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल छोड़ के कुछ भी अदर हुआ तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड पैरेलल परपेंडिकुलर अलग अलग होंगे। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? पक्का समझ में आई बात? तो 15, तो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा दिस कंपोनेंट, इसको मैं अभी बोल्ड कर देता हूं, और ये वाला कंपोनेंट ध्यान से सुनना, मैंने क्या सिखाया था। ये वाला जो कंपोनेंट देखो, ये 37 डिग्री के पास वाला जो भी एक्सेस है, वो जो कंपोनेंट आता है वो कंपोनेंट हमेशा आएगा 15 cos 37, और ये जो कंपोनेंट है ये उस एक्सिस पे है जो इस एंगल से दूर है, जो एक्सिस इस एंगल से पास है उसमें cos 37 आएगा या cos थीटा आएगा, जो भी डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल थीटा कितना है। और ये वाला कितना आ जाएगा, दूसरा वाला जो हॉरिजॉन्टल या पैरेलल एक्सिस की तरफ है, ये आ जाएगा 15 sin 37। आप साइन और cos 37 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट योर कंपोनेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? जो भी आए, जो भी आए, क्या क्लैरिटी है? यार समझ नहीं आया यार, आया कि नहीं बोलो, आया कि नहीं बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, यू नीड टू स्पीक, बोलना पड़ेगा, बोलो। बोलो यार, क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है ना? पक्का? गुड। अब सुनो, अब सुनो, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, सुनो ध्यान से, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। देखो देखो, आप अब प्रैक्टिकल सिचुएशन समझना तो आपको क्लैरिटी और अच्छे से आएगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, ठीक है ना। मान लो ये ग्राउंड है आपका, और आपने ग्राउंड से एक गेंद फेंका ऐसा सर्टेन एंगल से। तो जब आपने ग्राउंड से इसको फेंका तो ये जो गेंद है, ये गेंद कुछ इस प्रकार का पाथ लेके जमीन पे गिरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये वर्ड सुना है क्या? कोई फिजिक्स की दरकार नहीं है इसमें, मतलब फिजिक्स है ये पूरा ऑब्वियसली, बट आपने अभी तक ये चैप्टर किया नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपको मैं एक फील दिलाता हूँ, सुने मेरी बात ध्यान से। आप पत्थर लेके अगर फेंकोगे, पत्थर लेके आप अगर ऐसे वर्टिकली नीचे फेंके तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वर्टिकली ऊपर फेंके तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा और नीचे आएगा। लेकिन वर्टिकल छोड़ के किसी भी अदर एंगल पे अगर आप फेंकोगे तो वो इस टाइप का एक पाथ लेके, कर्व पाथ लेके गिरेगा कहीं और। यस और नो? यस और नो? इसे अभी 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 इसका फिजिक्स का वरी मत करो, ये सब समझाया जाएगा आपको। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, क्या आप ये रियलाइज कर रहे हो कि भाई साहब अगर हमने गेंद को कभी भी ऐसा फेंका, सुनो गेंद को, सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, गेंद को आपने वर्टिकली ऊपर फेंका है, गेंद, गेंद मतलब बॉल, बॉल को आपने वर्टिकली ऊपर फेंका, वर्टिकली नीचे फेंका, स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन अगर वर्टिकल ऊपर नीचे छोड़ के किसी भी और एंगल पे फेंकोगे आप, तो क्या गेंद इसी टाइप का कुछ पाथ लेगा जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाया है? बोल हाँ या ना। हाँ कि ना? मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ना यार, मुझे जो बताना है उसके लिए ये समझना जरूरी है। बोल हाँ या ना। हाँ, हाँ बोल रहे हो? हाँ। अब सुनो, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना, मस्त चीज बता रहा हूं अभी, एकदम बढ़िया चीज,
सुनना अभी ध्यान से, सब लोग अभी फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? सब लोग फोकस करना। ये देखो, ये देखो, मान लो ये जो गेंद है ये किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे पहुंचा, किसी इंस्टेंट पे पहुंचेगा, किसी टाइम पे, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर जो होगी वो ऐसी कुछ हो जाएगी, इस इंस्टेंट पे इस पाथ के टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियल ये समझ में आपको अभी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो ऐसे हो गई, ठीक है? ठीक है, ये वेलोसिटी इसकी v हो गई। मान लो ये जो एंगल है ये एंगल थीटा हो गया, मान लो, ठीक है? सुनना, अभी अगर मैं आपको, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि इस वेलोसिटी वेक्टर के मुझे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बताओ, तो कैसे बताओगे? तो कैसे बताओगे? आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे बना लोगे। एक तरीका ये है, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये है वर्टिकल एक्सिस। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचूंगा और यहां से परपेंडिकुलर खींचूंगा, समझना ध्यान से। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला, ये कितना होगा ये बोलो, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना होगा ये बोलो भाई, मुझे ये इसका आंसर चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड बताना है आपको। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा दोस्त? सब लोग बोलेंगे v cos थीटा। घबराना मत, अगर तुम लॉग आउट हुए होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैं रिकॉर्डिंग देता हूं आप लोगों को। और ये v sin थीटा है, चमका है क्या? बिकॉज ये थीटा एंगल जिस एक्सिस के करीब है उस साइड में v cos थीटा आएगा, और जो एक्सिस दूर है उस पे v sin थीटा आएगा। दिस इज द फंडा दैट आई हैव टॉट यू एंड यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। क्या क्लैरिटी है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? गुड। अब देखो, सुनो, ये समझ में आ गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, वी अंडरस्टूड इट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तुम्हें पता है कि कुछ एक इंस्टेंट के बाद पार्टिकल मान लो यहां पहुंच गई, सुनना, पार्टिकल यहां पहुंच गई, सुनना, पार्टिकल जब यहां पहुंचेगी तो उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। देखो, इसका मतलब ये मत सोच लेना, सुनो ध्यान से, बहुत बार क्या होता है ना, ये देखो बच्चे का इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये बताना जरूरी होता है। पहली बार कर रहे हो ना फिजिक्स तुम इस लेवल पे, तो ये बताना जरूरी होता है। देखो, जब गेंद यहाँ पे पहुंचा, फील करना, गेंद जब यहां पे पहुंचा तो गेंद का जो वेलोसिटी वेक्टर था, वो जो पाथ वो ले रहा था उस पाथ के टेंजेंशियल गया कुछ ऐसा। अब ऐसा मत सोचना ये जमीन के अंदर कैसे घुस गया, यार ये जमीन के अंदर नहीं घुसा, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तुमको अगर जमीन के अंदर घुसाने में दिक्कत चल रहा है तो तुम क्या करो, ये इसका टेल है, तुमको पता है कि इसके टेल और हेड को हम इसी सपोर्ट के ऊपर शिफ्ट करा सकते हैं, तो तुम इसको ऐसे बना लो भाई। इसको एक अलग कलर से दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का। क्या बात समझ में आ रही है? इसको तुम ऐसे बना लो भाई, क्या समझ में आ रही है बात? ऐसे बना लो, जब वो हिट करेगा तो ऐसे आएगा, ऐसे हिट करेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये एंगल है थीटा, और जब ये इसको हिट कर रहा है तो ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये भी थीटा है। मतलब इस इंस्टेंट पे जो एंगल बना रहा है ये वेलोसिटी वेक्टर, ये भी थीटा है। क्या आप मुझे बता सकते हो, फाइंड एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। ये इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इससे फेंका था, और जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट which is following this particular path, find angle between initial and final velocities of object which is following this particular path, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? चिंता मत करो, तुम सीख रहे हो, घबराओ मत। क्या होगा? 90 डिग्री कैसे? मैंने थीटा दिया है भाई, 90 डिग्री कहां से आया? थीटा दिया है मैंने, थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा। एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स। सोच समझ के जवाब दो। क्या कर रहे हो? सोच समझ के जवाब दो, हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी कर रहे हो तुम लोग। फाइंड द एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर।
एंगल बिटवीन टू, बिल्कुल सही, एक सही जवाब आया है, वेरी गुड, वेरी गुड सानिका, एक सही जवाब आया है मेरे को अभी तक, दूसरा भी आया, वेरी गुड मीनाक्षी, दो सही जवाब मेरे पास आ चुके हैं अभी। मैं सही जवाब क्या है नहीं बोलूंगा, नहीं, गलत। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या सिखाया था मैंने, भूल गए तुम? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या सिखाया था मैंने? तुम लोग पता है कैसे बिहेव कर रहे हो? आई गॉट द थर्ड करेक्ट आंसर, आई गॉट द थर्ड करेक्ट आंसर, आई गॉट द फोर्थ करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर आ गया, 5वां करेक्ट आंसर, गुड। अब लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, इसका मतलब सर आपको एग्जाम हॉल में रहना है एंड यू नीड टू यू नीड टू प्रोव अस इन द एग्जामिनेशन कि अरे ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं किया है, तभी हम सही कर पाएंगे। अरे मैं वहां पे नहीं रहूंगा भाई तुम्हें ये पोक करने के लिए कि ये सही है करने, अभी सही सबके आंसर सही आना शुरू हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सही आंसर है 2 थीटा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होता है बोलो? ये होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल जब आप उन्हें हेड टू हेड रखो या टेल टू टेल रखो। क्या यही अंडरस्टैंडिंग है हमारी? मैं क्या करूंगा, ये जो वेक्टर मैंने बनाया यहाँ पे, इस वेक्टर के पैरेलल, इस वेक्टर के सपोर्ट के पैरेलल में मैं बहुत सारे लाइन खींचूंगा, उसमें से एक लाइन जो होगा, क्या वो लाइन ऐसे क्रॉस करेगा यहाँ से? तो मैं इस वेक्टर को उठा के, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ योर्स, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा, याद रखना। तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ क्या दोस्त, बोल? अगर मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो अगर ये एंगल थीटा हो रहा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा। अब देख, दो वेक्टर टेल टू टेल रखे हुए हैं क्या दोस्त, बोल? समझ में आया कि नहीं? हाँ जी बोलिए। अनुजा, डिड यू अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टूड? क्या ये क्लैरिटी है? सार्थक बोल, तेरे को समझ में आया कि नहीं? चमका कि नहीं भाई? सब लोग बोलेंगे क्या क्लैरिटी है? ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल चाहिए तुम्हें, बोलो क्या एंगल है ये? 2 थीटा। क्या चमका है? बस खत्म, कहानी खत्म। तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है, ऐसे निकालने के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि वेक्टर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। वेक्टर में देखो, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर को टेल टू टेल रखेंगे और उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब सवाल है कि जो फाइनल वेक्टर है वो कहीं और था, इनिशियल वेक्टर कहीं और था, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या फाइनल वेक्टर को उठा के तुम यहाँ पे ले जा सकते हो? हाँ, क्योंकि हमने उसके प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को यूज किया है कि अगर हम वेक्टर को उसके पैरेलल सपोर्ट में ट्रांसलेट करते हैं by not changing the direction from tail to head and the distance from tail to head, तो मेरा वेक्टर बदलेगा नहीं भाई। और अगर मेरा वेक्टर नहीं बदला तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वही वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ये जो फाइनल वेक्टर है, क्या ये वेक्टर भी फाइनल वेक्टर ही रहा, बट इसका लोकेशन हमने कहीं और शिफ्ट कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर हो गया 2 थीटा। चमका क्या? क्या अब समझ में आई है बात? एवरीवन क्लियर है? गुड, वेरी गुड, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? Sir, at last section, direction of vector is completely opposite. Is it? No. How can it be completely opposite? Completely opposite कैसे होगा? Completely opposite किसके? देखो, ये है तुम्हारा ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन, फील करें तो कंप्लीटली ऑपोजिट होने का मतलब होता वेक्टर यहां आना, ऐसे हो जाना वेक्टर का, ये होता कंप्लीटली ऑपोजिट। पर वेक्टर तो ऐसे है, कंप्लीटली ऑपोजिट कहां हुआ? नहीं आया, आया 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 आया, क्लियर है? कंफ्यूजन दूर हुआ? पक्का? गुड, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे ये सब अप्लाई करना आना चाहिए आपको, बेसिक, ठीक है ना? आइए अभी आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अभी देखिए, अभी हमने ये जो दो कंपोनेंट्स किए हैं, सुने ध्यान से, ठीक है? There is one question, sir, the vector drawn from every point of the semicircle will have the same components.
एवरी पॉइंट ऑफ द सेमी सर्कल, बट किधर वो डायरेक्टेड है? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाहते हो? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, सुने ध्यान से। हाँ बोलो। सर अगर हम वो सेमी सर्कल से मतलब सेमी सेमी सर्कल के कहाँ से? अगर कौन सा भी पॉइंट ले, अगर वहां से कोई वेक्टर निकाले तो उसके कंपोनेंट सेम ही रहेंगे। एक सेकंड रुक 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 जा भाई, रुक जा, मैं तेरे सामने बनाता हूँ, रुक। ये सेमी सर्कल लिया मैंने, ठीक है ना? ठीक है, ये इसका डायामीटर है। हाँ, कहाँ से वेक्टर खींचा हमने? सर अगर कोई भी पॉइंट ले ले सेमी कोई भी सर्कल। पॉइंट, कोई भी पॉइंट, हम्म मतलब सरकमफेरेंस पे या इनसाइड पे? सरकमफेरेंस पे। हाँ, लिया। फिर वो पॉइंट से अगर वेक्टर ड्रॉ करे तो हाँ, उसके कंपोनेंट्स कुछ आएंगे, और अगर मैंने सेमी सर्कल पे अगर दूसरा पॉइंट लिया, वहां से वेक्टर ड्रॉ किया, तो उसके भी कंपोनेंट्स वही आएंगे किससे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब सुनो ध्यान से, सुनो, अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसको पूरा ही तुमको तुम्हारे लिए एक सवाल ही बना देता हूँ। प्लीज अपना हाथ नीचे करो और म्यूट कर लो अपने आप को। अब सुनो ध्यान से। सपोज एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे आपने ऐसा पॉइंट लिया, मान लीजिए मैं यहाँ पे, ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल ये सेमी सर्कल पे चल रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ रहेगी। यहाँ पे मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी खरीदा, यहाँ पे इसे ड्रॉ किया, ठीक है ना? अब समझे आप? ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस बना रहे हो ऐसे, समझे? तो ये जो एंगल है, मान लो ये ऑब्जेक्ट था एट सम एंगल थीटा यहाँ पे, ठीक है, सम एंगल थीटा पे था वर्टिकल से। तो ये अगर सम एंगल थीटा पे है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। एक सेकंड होल्ड करना, मैं इसके सवाल का जवाब देता हूँ, सुनो ध्यान से। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जो आपको बेसिक ज्योमेट्री से पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसको हाईलाइट करके बताना चाहूंगा, सुनना ध्यान से। सपोज एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये बहुत काम आएगा, तो इसको ध्यान से बोलना, मुझे समझ में आएगा। सपोज एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, देन एंगल बिटवीन perpendicular to the same two lines is also theta। क्या ये आपको समझ में आता है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा हुआ, तो उन लाइंस के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा होगा, उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा होता है। ये आप, अगर आपको पता नहीं है, ये आप नोट करें पहले, ये बहुत काम आएगा, पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स निकालने में बहुत काम आता है, ये पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स निकालने में, तो ध्यान दें इसके ऊपर, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। ये मेरा रेडियस था जो कि वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल था और ये हॉरिजॉन्टल था। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा था वो थीटा बना रहा था। देखो ये वाला लाइन फील करना, मैं इसको अभी येलो कर देता हूँ। ये वाला लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये जो मैंने रेड कलर का लाइन खींचा है यहाँ पे, इसको अभी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने खींचा है किसके ऊपर? ये मैंने खींचा है ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। देखो ये वाले येलो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा है। और ये वाला जो है, ठीक है, सॉरी, और ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी वाला वेक्टर है, ये मैंने खींचा है इस येलो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। ये एक्सेस मैंने खींचा है इस येलो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। वर्टिकल वाला जो लाइन है एक्सेस है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा है ये रेड कलर का लाइन। और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये बेसिकली मेरा ये येलो कलर वाला जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है। तो फिर बिकॉज ये इनिशियली ये दो येलो लाइन के बीच का, इसको मैं सपोज मैं इसको लिखता हूँ लाइन 1, इसको मैं लिखता हूँ लाइन 2। लाइन 1 का परपेंडिकुलर है ये लाइन, 1 का परपेंडिकुलर ऐसे लिखता हूँ।
और लाइन 2 का परपेंडिकुलर है ये लाइन, दिस इज 2 का परपेंडिकुलर। तो 1 और 2 के बीच में अगर एंगल थीटा है तो 1 के परपेंडिकुलर और 2 के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत काम आता है आपको पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स निकालने में। अगर आपको ये पता नहीं था तो आप इसे रट लोगे, बहुत काम की चीजें बहुत काम आएंगी, है ना। तब वहां पे आपको फिर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके थीटा वीटा करके निकालने की जरूरत नहीं है, खट से ये चीज बहुत काम आती है पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स निकालने। अब सुन ध्यान से, यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया सर, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इसके कंपोनेंट क्या होगा। कंपोनेंट निकालने के लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा इसके ऊपर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा इसके ऊपर। अब इसके कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v cos थीटा। देख ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा v cos थीटा, बिकॉज ये एक्सिस थीटा एंगल के करीब है, और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा v sin थीटा। फील करना, ये आ गए इस वेक्टर के कंपोनेंट्स। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये इधर आ गया, यहाँ पे आ गया कहीं पे, सिमेट्री से यहाँ पे आ गया आपका गेंद, यहाँ पे जब आया तो अब ये जो एंगल है ये एंगल फिर से थीटा हो गया। सिमेट्रिकल पॉइंट आप ले लो, ये एंगल मान लो फिर से थीटा हो गया, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार होगी, समझे, ऐसी होगी इसकी वेलोसिटी। मान लो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वही है। अब अगर आप यहाँ पे एक्सेस लोगे, फील करना, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, सुनना, देखो फिर से वही चीज कि ये लाइन और ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इनके बीच का एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। अब जो इसके कंपोनेंट्स आएंगे, सुनना ध्यान से, मजा आएगा आपको। ये देखो, ये एक परपेंडिकुलर खींचा, ये आपने परपेंडिकुलर खींचा, तो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। क्या बात समझ में आई है? तो अगर सिमेट्रिकल पॉइंट हुए तो कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, बट उनके डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उनके डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। चिंता मत करो, ये मैंने लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोजिटेट करो, थिंक अबाउट दिस। इंस्टेड ऑफ आस्किंग द सेम थिंग ट्वाइस, थिंक फॉर अ मोमेंट वेदर यू आर एब्जॉर्बिंग द थिंग और नॉट, बिकॉज ज्यादा सोचना हमें खुद सोचना पड़ता है। मैं आपको पूरा जितना सिंप्लीफाइड हो सके सब बता दूंगा, लेकिन हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। सो जस्ट होल्ड एंड थिंक, आई हैव रिटन डाउन दिस पॉइंट। तो सुन ध्यान से अभी, ललित तू यहाँ पे है क्या? रेज योर हैंड नाउ, रेज योर हैंड, आर यू देयर? हाँ, क्या तेरे को चमका अभी? बोल जल्दी। यस सर। क्या क्या तेरे को अब बता, तू, तेरा सवाल का जवाब तो तू खुद बताएगा। क्या यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लिए और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लिए, क्या वो सेम है? देख मैग्नीट्यूड तो सेम आया, सिमेट्रिकल पॉइंट पे कहीं डायरेक्शन डिफरेंट समझ में आया? यस सर। देख सिमेट्रिकल पॉइंट पे कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं, बट देख v cos थीटा का डायरेक्शन सेम है, लेकिन v sin थीटा का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। देख यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट में v sin थीटा का डायरेक्शन ऊपर था, और राइट हैंड साइड वाले पॉइंट में v sin थीटा का डायरेक्शन नीचे आ गया। क्या चमका है? यस सर। समझ में आया ना? यस सर, गॉट। चिंता मत कर, आ जाएगा। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड इट एवरीवन? प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को दोस्त। सो नाउ ये हो गया है, समय हो गया है, ये ऑलमोस्ट लाइक 5 हो गया है, या 5-2 हो गया है, सॉरी। आई विल लीव यू बिकॉज यू आर पैरेलल क्लासेस नाउ, सो आई विल लीव यू टुडे एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन मंडे, ठीक है ना? सो आई विल स्टॉप हियर टुडे, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।